अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल रज़ाक खट्टी। आज हम बात करेंगे काबुल के हवाले से कि 20 साल पहले जिस काबुल को अमेरिका ने फ़तेह किया था और 20 साल बाद जब उनकी रवानगी हुई है तो ज़ाहिर है कि किसी भी जो है वो जो ज़मीन के लोग होते हैं, जो धरती धनी होते हैं, जिनको बज़ौर बंदूक जो है वो आप अपने ज़ेरे कब्ज़ा लाते हैं किसी भी बहाने से, और वो लोग जब अपनी एक तवील जदोजहद के बाद, अपने लाखों लोगों की जान के नजराने के बाद, जब ऐसी बड़ी सुपर पावर कुव्वतों को अपनी ज़मीन से निकल जाने पर मजबूर करके और उन्हें निकाल देते हैं, तो ज़ाहिर है कि ये कोई भी दुनिया की कौम हो उसके लिए ये एक जो है वो नाकाबिले यकीन लम्हा होता है, और उसमें किसी का भी जो है वो इस तरह का जश्न मनाना बनता भी है। तालिबान और उनके नज़रियात के साथ किसी के कितने भी इख्तलाफात हों, लेकिन इन हालात में जब मैं आपके साथ मुखातिब हूँ, इन हालात में पूरी दुनिया ने न सिर्फ उनकी इस फतेह पर हैरत का इज़हार किया है, उसे माना है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर कुव्वत अमेरिका के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठी हैं, उनके इत्तेहादी उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं, और ख़ुद उनके जो ट्रंप समेत बड़े सियासतदान हैं वो भी हुकूमतों पर, अमेरिकन हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, खुसूसन इस सेंस में कि जिस तरीके से अमेरिका वहाँ से अफ़गानिस्तान से रवाना हुआ, उसने उसकी जो आलमी तौर पर जो सबसे बड़ी कुव्वत का एक तस्वर था उसको मस्ख करके रख दिया है। इस सारी सूरत हाल के अंदर जो सबसे बड़ा अहम पहलू है वो ये है कि अब जो बाइडन को इस बात का एहसास हुआ है, एज ए अमरीकी सदर, उन्होंने कहा कि दुनिया में जिस तरह अमेरिका जंगों के जो है वो सिलसिले में तोसी करता था, जाता था ममालिक में, उन सब को हम जो है इस तरह नहीं करेंगे। लेकिन आज मैं आपके साथ दो चार चीज़ें डिस्कस करना चाहता हूँ, लेकिन दो अहम कहानियाँ हैं। एक कहानी है जब अमेरिका ने काबुल यानी पूरे अफ़गानिस्तान को बज़ौर बमबारी फ़तह किया, तालिबान की हुकूमत ख़त्म कर दी। यहाँ मामला दहशतगर्दी जो हुई थी अमेरिका में वो हमारा बहस नहीं है। यहाँ ये भी जो है वो इस बात पर भी बहस की जा सकती है, लेकिन हमारे पास इतना वक्त नहीं कि अमेरिका इस जंग के अंदर जब शामिल हुआ, उसने अपने तमाम इत्तेहादियों को शामिल करके ये एक तवील और महंगी तरीन जंग, यानी माली तौर पर और इंसानी जानों के हवाले से भी इतनी महंगी तरीन जंग थी, लेकिन उसको इस जंग में क्या मिला सवाए रुसवाई के, ये एक बहस अपनी जगह अलग है। लेकिन ये तय हो चुका कि ये जो जंग मुसलत की गई थी अफ़गानिस्तान के ऊपर, उसकी कोई हिकमत अमली तय नहीं की गई थी कि ये ऐसे जो जंग की जाएगी उससे क्या हासिल किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि अमेरिका के अंदर जो सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, जो वहाँ की हुकूमतों को लाने में, हुकूमतों को नाकामी दिलवाने के लिए जो जमातें उनमें अपनी फंडिंग के ज़रिए कितना बड़ा किरदार अदा करती हैं, उस सिलसिले में बहुत सारी फिल्में हैं जो आप देख भी सकते हैं। तो आपको अगर वो फिल्में देखेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि बड़े बड़े कारपोरेट इदारे किस तरह जो है वो लोगों के ऊपर पैसे, जमातों के ऊपर पैसे लगाते हैं ताकि वो अपनी मर्ज़ी की कानून साजी करवा सकें। यही सबब था कि इस जंग के अंदर आप देखें कि दुनिया के सबसे बड़े 10 जो हैं वो असले के जो सनतें हैं, कारखाने हैं, वो अमेरिका में हैं। ज़ाहिर है कि ये जो असला अमेरिका ने अपने इत्तेहादियों से पैसे लेकर, ख़ुद पैसे खर्च करके जो उसके ऊपर इस्तेमाल किया, और वही असला, अमेरिकन ही असला जो तालिबान के हाथों में आया या उनके जो दीगर इत्तेहादी थे उनके हाथों में आया, वो भी उन्हीं सनतों का बना हुआ था। तो जाहिर है कि ये पैसा जो है वो उन्हीं कारखानों की तरफ गया था। लेकिन इस सारी जंग के अंदर जो सबसे अहम बात थी वो ये थी कि अमेरिका ने जो उसकी सबसे बड़ी नाकामी थी अफ़गानिस्तान के अंदर, वो ये थी कि उसने अफ़गानिस्तान का जो हज़ारों सालों का जो कबायली कल्चर था उसको उसने छेड़कर अपना कल्चर नाफिज करने की कोशिश की, और नतीजा यही था कि उसमें उसे रिएक्शन मिला, और दो नस्लें थीं जिन्होंने इस जंग का जो है वो हिस्सा वो बने। लेकिन आज
मैं आपको दो कहानियाँ सुनाता हूँ। एक 2001 की है, जब अमेरिका ने तालिबान के ऊपर कब्ज़ा किया और अपनी जो है वो हिमायत याफ्ता वहाँ हुकूमत लाए। वो उस दौर में किस तरह की करप्शन हुई थी आप उसका अंदाज़ा लगा लें, और जो दूसरी करप्शन जो जाते जाते यानी रवां साल हुई है वो किस तरह हुई है, और इसमें आप देखेंगे कि किस तरह लोग पैसे कमाते हैं। ये जो नेटवर्क है यानी जो जंगी मईशत है वो किस तरह अपना काम करती है, वो बड़ा मज़ेदार जो है वो किस्सा है, हैरतनाक भी है, आप सोच सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि 2008 में एक किताब थी किलर लॉकहार्ट की, एक खातून है वो, उन्होंने अशरफ गनी के साथ मिलकर ये किताब लिखी थी, और उस किताब के अंदर अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की नाकामियां हैं, जो इक़दाम आते हैं, उसके ऊपर बड़ा डिटेल में जो है वो डिस्कस किया गया। उसमें एक वाक़या बयान किया गया, वो वाक़या जो है वो आप सुने, उसके बाद हम आते हैं कि इस साल आखिर में किस तरह करप्शन हुई। तो इन दो वाक़यात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो खरबों डॉलर जो इस जंग में खर्च हुए, उससे ये मुल्क जो है अफ़गानिस्तान एक नई शक्ल अख्तियार कर सकता था, एक बड़ा सनती मुल्क बन सकता था, लेकिन उसका एजेंडा नहीं था लोगों को तालीम याफ्ता बनाना, नहीं था लोगों को रोज़गार देना, नहीं था। जितने पैसे खर्च हुए दुनिया की मुख्तलिफ़ ताकतों का वो मैदान रहा, इसीलिए ताकि वो उन्होंने कोशिश तो की तस्कीर करने की, लेकिन सच्ची बात यह है कि रूस को भी नाकामी हुई, उसके बाद अमेरिका को भी नाकामी हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जिस तरह क्यूबा आज़ाद हुआ और उसमें जब वो आज़ाद हो चुका तो ची गवेरा फिर एक दूसरे मुल्क चले गए। यानी जब आपका इंटरनेशनल एजेंडा बन जाता है तो उससे फिर यही होता है कि कम्युनिस्ट हो, शिद्दत पसंद हो, वो भी अच्छा नहीं है, और अगर शिद्दत पसंद इस्लाम हो तो भी अच्छा नहीं। कौमों के अपने हुकूक होते हैं, अपनी ज़मीन होती है, उसको अपने ढंग से जीने का हक जो है वो ये एक आलमी उसूल है, वो देना चाहिए। लेकिन बात करते हैं उस कहानी की। अशरफ गनी ने जो लॉकहार्ट के साथ, इस खातून के साथ जो किताब में एक किस्सा बयान किया, उस किस्से के मुताबिक 2002 में किलर लॉकहार्ट जो हैं वो बामियान के दूर दराज गाँव में एक अफ़गानी देहाती से मिली, तो उसने एक दिलचस्प कहानी सुनाई। उस वक्त अमरीकी और नेटो की कब्ज़े के बाद ये इब्तदाई दौर था, और 15 करोड़ डॉलर की इब्तदाई रकम जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा ने तामीर और तरक्की के लिए मुख्तस की थी। वो गांव सूबा बामियान के दारुल हुकूमत से चंद घंटों की ड्राइव पर दुनिया से मुकम्मल कटा हुआ था। उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियां और NGOs ऐसे प्रोजेक्ट जिनसे अफ़गान अवाम को जंग के बाद मदद हो और उनकी ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ सके, उसमें जो है वो लगी हुई थी, उसमें जुटी हुई थी। 150 मिलियन डॉलर की रकम यकीनन ऐसे देहातियों की ज़िंदगियों को तब्दील कर सकती थी। 150 मिलियन डॉलर यानी 15 करोड़ डॉलर, और आज आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है। लेकिन हकीकत है कि ये रकम कितनी खर्च हुई, ये बड़ी जो है वो मज़ेदार कहानी। उस देहाती ने लॉकहार्ट को बताया कि हमने रेडियो पर सुना कि हमारे इलाके में तामीराती काम शुरू हो रहा है और हमें जलावतनी से वापस आने के बाद अपने घरों की तामीर में मदद की जाएगी। ये सुनकर हम बहुत खुश हुए, लेकिन कई माह गुजरने के बाद कुछ खास न हुआ। अब हम जो है वो अनपढ़ तो ज़रूर थे, लेकिन हम अहमक नहीं थे। उस देहाती के मुताबिक हमने मालूमात हासिल करने की कोशिश की तो हमारे सामने ये बात सामने आई। अब वो क्या बात सामने आई, ये बड़ी सुनने जैसी बात है। वो कहता है देहाती कि पहले तो वो सारी रकम एक जेनेवा की एजेंसी के पास गई, उसने 20% हिस्सा रखकर उसका ठेका आगे एक अमरीकी एजेंसी को दे दिया। उस अमरीकी एजेंसी ने भी अपना 20% हिस्सा रखकर आगे बढ़ा दिया। वहाँ से बची हुई रकम एक सब कॉन्ट्रैक्टर के पास गई और उसने भी 20% रखकर बाकी रकम आगे बढ़ा दी। जब ये रकम काबुल पहुंची तो बहुत थोड़ी बची थी, लेकिन इतनी थी कि कुछ इमारती इस्तेमाल के लिए मगरबी ईरान से लकड़ी हासिल की जा सकती थी। वो ठेका एक अफगान गवर्नर की कंपनी को मिल गया, जिसने उसकी असल कीमत से 5 गुना ज़्यादा कीमत पर लकड़ी मंगवाकर फराहम की। जब उसमें से कुछ लकड़ी उनके गांव तक पहुंची तो शतीर इतने बड़े और भारी थे कि आम मिट्टी के बने अफगान घरों में इस्तेमाल के काबिल ही नहीं थे। इसलिए
देहातियों ने उन्हें काटकर आग जलाने में इस्तेमाल कर लिया। इस तरह $150 मिलियन चूल्हों की नज़र हो गई। ये तो थी इब्तदा की एक कहानी। अब आते हैं दूसरी कहानी, यानी जब ये अमेरिका अफ़गानिस्तान से वापस जा रहा तब की। अच्छा, ये तकरीबन जो है वो जुलाई का किस्सा है। पेंटागन ने जो है वो अफ़गान एयरफोर्स को मज़ीद 37 UH-60 हेलीकॉप्टर फराम करने का फ़ैसला किया। आप ये जहन में रखें कि वहाँ उन्होंने ये तय किया था, और ये मामला तकरीबन 3 साल पहले से चल रहा था कि दोहा मुज़ाकरात हुए वहाँ अफ़गान तालिबान से उनके मुज़ाकरात कामयाब हुए और ये सारी चीज़ें तय हो चुका था। लेकिन उसके बाद भी ये 37 UH-60 हेलीकॉप्टर फराम करने का फ़ैसला किया गया। और ये जो है वो 37 UH-60 जो है वो इनका नाम है, लेकिन ये हेलीकॉप्टरों की जो तादाद थी जो है वो तकरीबन कोई जो है वो 3 दर्जन के करीब बताई जाती है। 53 हेलीकॉप्टर वो पहले ही वहाँ मौजूद थे काबुल में। ये उनका जो फ्लीट था वहाँ, उसमें इनको उस एयरफोर्स का हिस्सा बनाना था। एक UH हेलीकॉप्टर की कास्ट $1,20,00,000 है, आप अंदाज़ा कर लें। और इस तरह $45 करोड़ जो है वो इस पर खर्च किए गए। $3,30,00,000 पहले ही इस मंसूबे के ऊपर खर्च हो चुके थे। 2 दिहाइयों में खर्च की जाने वाली बजट को देखा जाए तो $26 खरब खर्च किए गए। तो ये महज पानी का एक कतरा था अगर देखा जाए तो। ये ठीक है, ये अमेरिकन एक वेबसाइट है, ये उसकी रिपोर्ट है, और ये वो वेबसाइट है जो अमेरिकन जो कमर्शियल बड़े बड़े इदारे हैं उनके मातहत या उनके एजेंडे के ऊपर काम नहीं करती। वहाँ के मुख्तलिफ लोग अपने टैक्स पेयर के जितने पैसे हैं उस के ऊपर ये सारा जो है वो किस्सा चलाते हैं। और आप अंदाज़ा कर लें कि इन 20 सालों में अमेरिका ने इराक़ पर, अफ़गानिस्तान पर और दीगर जो ममालिक हैं वहाँ जंग की, उसमें $54 खरब जो है वो खर्च हो चुके हैं। ये आप रखें जहन में। अच्छा, अफ़गान फोर्सेस रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर M117 को चलाने में माहिर थी, और ये हेलीकॉप्टर इलाके की मुनासबत से अमरीकी साख्ता हेलीकॉप्टर से ज़्यादा बेहतर थे। इससे पहले अमरीकी रूस से अफ़गानी फोर्सेस के लिए फ़ी हेलीकॉप्टर $45 लाख में सौदा भी कर चुके थे। बाद में पता चला कि उस डील में भी भरपूर करप्शन की गई। अमरीकी आर्मी का कर्नल नॉर्बर्ट वेंजेस, जो कि इस प्रोग्राम को चलाने का जिम्मेदार था, कुछ रूसियों के साथ मिलकर उसने करप्शन की, जो हेलीकॉप्टर की कीमत बढ़ाने में उसने अहम किरदार अदा किया। कर्नल नॉर्बर्ट ने बाद में एतराफ़ जुर्म किया और इस मामूली सी उसे सिर्फ मामूली सज़ा सुनाई गई। आप ये बात भी जहन में रखें। इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अमेरिकी आर्मी ने ये ठेका जो है वो एक और कंपनी स्कोर स्काई लॉक हेड को ट्रांसफ़र कर दिया। अफ़गानों को मजबूर किया गया कि वो एक तस्दीक शुदा मौसर हथियार के एवज़ एक घटिया हथियार जो है वो इस्तेमाल करें, यानी अफ़गान फोर्सेस गनी हुकूमत वाली। और फिर ये कि बगराम एयर बेस पर अमेरिकी फोर्सेस एक असला छोड़कर रात के अंधेरे में जो है वो फ़रार हो गए थे। इस बारे में तो आपको मालूमात होगी। और ये असला भी उनके लिए छोड़ दिया गया जिनको उनकी ज़रूरत थी, यानी तालिबान को। फोर्सेस ने अपने पीछे सैकड़ों भरे हुए ट्रक छोड़े हैं, ताहम उनकी चाबियां वो अपने साथ लेकर गए हैं। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि हेलीकॉप्टर्स की डील को जॉन सोपको, जो कि स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल फॉर रिकन्स्ट्रक्शन अफ़गानिस्तान थे, उन्होंने इसकी तहकीकात की थी। लेकिन तहकीकात में क्या हुआ ये रिपोर्ट सामने नहीं आ सकी। आप ये जो हम आम आवाम हैं जो वोट देते हैं दुनिया भर में हुक्मरानों को, बुनियादी तौर पर एक बात जहन में रखें कि जंगी मईशत जो है वो लोगों के खून के ऊपर पलती है। लोगों की जो ज़मीन है, कौमों की जो धरती है, उसके ऊपर दुनिया की सुपर पावर ताकतें आती हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो सारी सूरत-हाल है उसमें किस तरह अरबों डॉलर जो है वो ये कंपनियां कमाती हैं। अभी भी जो सूरत-हाल हुई है, आने वाले दिनों में क्या होगा इसका जो है वो अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपके साथ वो बात नहीं कर सकता। हर जगह जो है वो जश्न भी है,
लेकिन सच्ची बात यह है कि इस जश्न के पीछे क्या छुपा है, क्या ये सारी कौमें इस खित्ते की इस सारे बहरान से निकल जाएंगी और आलमी क़ुव्वतों का जो एजेंडा है उसको किस तरह वो पसे पुश्त डाल सकती हैं, ये सबसे बड़ा इस खित्ते का इम्तिहान होगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें ताकि आने वाले दिनों में हम अपने इस प्रोग्राम को बेहतर बना सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।